अब बारी है 9/11 अटैक की। अभी तक हमने दो ऐसे इंस्टेंसेस देख लिए हैं जिस पे हमें पता लग जाए कि यूएस की पूरे वर्ल्ड के ऊपर दहशत है। पहला क्या देखा? 1945 में जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिरा था। गॉट माय पॉइंट? दूसरा इंस्टेंस क्या देखा? जब उसने इराक की फोर्सेस और सद्दाम हुसैन के ऊपर कुवैत में जाके अटैक किया था। क्यों किया था? क्योंकि इराक को रोकता था कुवैत की इन्वेजन पे, ठीक है, कि वो कुवैत के अंदर इन्वेड ना करे। ठीक है। अब तीसरा है 9/11 अटैक, ठीक है, जो कि ग्लोबल वॉर अटैक है ऑन टेररिज्म, ठीक है, एंड द अफगानिस्तान वॉर। अब ये क्या है इसको हम समझेंगे, बट बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। थोड़ी स्क्रीन बड़ी, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू सो दैट ओके यस। 1970s में अफगानिस्तान ने बहुत सारी एफर्ट्स के साथ सक्सेसफुली अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान बना ली। मीन्स दे वर एबल टू मेक अ गवर्नमेंट आफ्टर ह्यूज एफर्ट्स। और अब 1978 में सोवियत यूनियन ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की अफगानिस्तान के साथ। उस ट्रीटी में क्या लिखा हुआ था? उस ट्रीटी में सोवियत यूनियन ने प्रॉमिस किया, किसको प्रॉमिस किया? अफगानिस्तान को, कि कल को अगर अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी विपदा मुसीबत आई तो सोवियत यूनियन उसको हेल्प करेगा, अफगानिस्तान को, चाहे वो उसको इकोनॉमिक हेल्प करेगा और मिलिट्री हेल्प करेगा। मतलब कि उसको हर टाइप की हेल्प करेगा सोवियत यूनियन, पैसों की भी, मिलिट्री भी और वैसे भी जो भी हेल्प चाहिए। ठीक है। अब जबान दी थी, पूरा भी सोवियत यूनियन करेगा। टाइम आ गया 1979 में जब सोवियत यूनियन की हेल्प पड़ी अफगानिस्तान को। पर ऐसा हुआ क्या था कि अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन की हेल्प पड़ी? अब वो देखो, 1979 में ना एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी गवर्नमेंट के बीच में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के बीच में, और मुजाहिदीन एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो अफगानिस्तान को मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते थे। मुजाहिदीन वर अ ग्रुप ऑफ पीपल who want to convert अफगानिस्तान into मुस्लिम स्टेट। समझ के बहुत झगड़ा हो रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के बीच में और मुजाहिदीन के बीच में। मुजाहिदीन कहते थे ये हमारी गवर्नमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान कैन नॉट बी आवर गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि कम्युनिस्ट पार्टी एथीस्ट है। एथीस्ट क्या होते हैं? वो लोग जो भगवान पर विश्वास ना करते हैं। ठीक है। बहुत सारी कन्फ्लिक्ट होने लग गई। तो अब क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने उस ट्रीटी के बारे में सोचा। उनको याद आया, हाँ यार, सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी साइन की थी ना 1978 में, चलो बुलाओ सोवियत यूनियन को कि वो हमारी हेल्प करे। तो सोवियत यूनियन ने उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग किसको? अफगानिस्तान को हेल्प की। उसने 1979 में अपनी आर्मी को भेजा, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर। सोवियत आर्मी ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हेल्प किया जो भी उधर क्राइसिस आ रहे थे, ठीक है, उनकी कंट्री के अंदर। उनको मिलिट्री की नीड थी, मिलिट्री भेजी गई सोवियत यूनियन के द्वारा, ठीक है, और वहाँ पे वो मिलिट्री खूब लड़ी। गॉट माय पॉइंट? खूब लड़ी। नाउ आई विल शो द की पॉइंट्स टू यू पीपल। ओके, ये देखो 1978 में, ड्यूरिंग 1978 सोवियत यूनियन साइंड अ ट्रीटी विद अफगानिस्तान। अंडर दिस ट्रीटी
Soviet Union promised the government that the country will help the Afghanistan during any war and conflict और इन एनी अदर प्रॉब्लम. ये चीज़ लिखी हुई है. 1979 में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, मैंने अभी जैसे बताया, मुजाहिदीन के बीच में और कम्युनिस्ट पार्टी और अफगानिस्तान के बीच में. तो सोवियत यूनियन ने 1979 में उस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग अपनी सोवियत आर्मी को भेज दिया, सेंड सोवियत आर्मी, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर, ताकि वो गवर्नमेंट को हेल्प कर सके, ठीक है. और अगर दूसरे वर्ड्स में मैं तुमको कहूँ तो सोवियत आर्मी ने, ये देखो, इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान के अंदर फॉर 10 years which had weakened the economy of Soviet Union. Friends, are you getting me? मैंने आपको बताया था कि लेनिन ब्रेजनेव के टाइम पे अफगानिस्तान इन्वेजन हुई थी, जिसके कारण सोवियत आर्मी, ठीक है, ये सोवियत इकोनॉमी गॉट वीकेंड, क्योंकि 10 साल के लिए उन्होंने अपनी आर्मी को भेजा, 10 साल के लिए कंटिन्यूस एक्सपेंडिचर मिलिट्री वेपन्स बनाने में लगा. क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेड किया हुआ था. आर यू गेटिंग मी? कि इसके अंदर आपका अफगानिस्तान इन्वेजन भी कवर हो गया. समझ रहे हो ना? ऐसे इसको रिलेट करो, तब भी चीजें क्लियर होंगी. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. थोड़ी स्क्रीन बड़ी. ओके, 1989 में सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी को विड्रॉ कर दिया. अब 1989 से 1992 के बीच में जब सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी को विड्रॉ कर दिया तो क्या प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है. अब क्या हुआ, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और मुजाहिदीन के बीच में कभी पीस हो जाए, कभी वॉर हो जाए, कभी पीस या कभी वॉर. लास्ट में क्या हुआ, 1992 के टाइम पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी अफगानिस्तान की, उन्होंने तो हार मान ली. उन्होंने पेशावर अकॉर्ड साइन कर दिया. उस पेशावर अकॉर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा, ठीक है मुजाहिदीन, तुमको क्या करना है, तुमको मुस्लिम स्टेट बनाना है अफगानिस्तान को, बनाओ, तुम बना लो. अब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान नहीं रही, तुमको कुछ कहेगी नहीं, ठीक है. तो पेशावर अकॉर्ड्स के वजह से जो अफगानिस्तान था वो एक मुस्लिम स्टेट बन गया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान क्या थी, खत्म हो गई. यहाँ पे देखो, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान वॉज कोलैप्स्ड. इन अदर वर्ड्स, पोस्ट कम्युनिस्ट इस्लामिक स्टेट वॉज फॉर्म्ड. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान कोलैप्स और इस्लामिक स्टेट वॉज फॉर्म्ड, ठीक है. अब 1992 से 1996 के बीच में ना बहुत सारे मुजाहिदीन, अब जो मुजाहिदीन वही मुजाहिदीन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे ना, अब उन्होंने ना अपने ग्रुप्स बना दिए. वही मुजाहिदीन ना अलग अलग ग्रुप्स में बंट गए. वो कहता, एक ग्रुप कहता मैं राज करूँगा, दूसरा कहता मैं करूँगा, तीसरा कहता मैं करूँगा, ठीक है. अब ऐसे ही मुजाहिदीन के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गई. हिस्ट्री समझ पा रहे हो कि अभी तक हमने देखा कि अफगानिस्तान कभी भी एक स्टेबल स्टेट नहीं रहा, स्टेबल कंट्री नहीं रहा, ठीक है. अब 1996 के बीच में ही तालिबान, सुना होगा नाम सबने, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है. तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है 1996 के बीच में, ठीक है. और धीरे धीरे उसने अफगानिस्तान का बहुत बड़ा एरिया अपने अंडर कर दिया था, ठीक है. उसके बाद एक दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, तालिबान भी इम्पॉर्टेंट. अब जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. कौन सी? अल कायदा, जो किसने बनाई थी? ओसामा बिन लादेन. समझ गए फ्रेंड्स? गेटिंग मी? समझ रहे हो ना?
दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा किसने बनाई? ओसामा बिन लादेन ने। समझ गए? अब देखो, अब इसका क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या लिंक है ओसामा बिन लादेन का तालिबान का? अब इन्हीं का ही रिलेशन है इस 9/11 अटैक के साथ, ठीक है। दे आर कनेक्टेड विद दिस 9/11 अटैक। समझ गए कैसे? अब 11 सितंबर 2001 में 19 हाईजैकर्स, ठीक है, 19 हाईजैकर्स जो कि अलग अलग अरब कंट्री से थे, उन्होंने 4 कमर्शियल एयरक्राफ्ट, मतलब कि 4 एरोप्लेन, यूएसए के 4 एरोप्लेन को हाईजैक किया एंड ब्लू देम ऑफ टू द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ यूएसए। और उसको कहाँ पे उड़ा के लेके गए? उन 4 एरोप्लेन्स को एयरपोर्ट पे नहीं लैंड किया, उसको टक्कर मारी। कहाँ पे टक्कर मारी? उन 4 एरोप्लेन्स की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ यूएसए की। कौन कौन सी? नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दूसरी साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पहला एरोप्लेन यहाँ पे जाके मारा नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, दूसरा एरोप्लेन यहाँ पे जाके मारा साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, थर्ड एरोप्लेन इन्होंने पेंटागन बिल्डिंग पे जाके मारा जो कि वर्जीनिया में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जो ये जो पेंटागन बिल्डिंग है ना, ठीक है, ये डिफेंस बिल्डिंग है यूएस की, ठीक है। और जो फोर्थ एरोप्लेन इन्होंने कैपिटॉल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस पे मारा। अब ये कैपिटॉल बिल्डिंग क्या है? इंडिया में पार्लियामेंट होता है, संसद जिसको आप हिंदी में कहते हो, और वो संसद कहाँ पे है? दिल्ली में। तो इनके पार्लियामेंट को कैपिटॉल बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है, इतना समझो सर। बट अब जो यहाँ पे इन्होंने मारा था ना फोर्थ एरोप्लेन अपना कैपिटॉल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस पे, ठीक है, यहाँ पे इनका जो निशाना था ना वो चूक गया। इधर ये सक्सेसफुल नहीं रहे, बट इधर भी सक्सेसफुल रहे, इधर भी और इधर भी। 3 एरोप्लेन्स पे ये ब्लू ऑफ करने में सक्सेसफुल रहे, बट कैपिटॉल बिल्डिंग पे ये नहीं रहे थे। समझ गए? आर यू गेटिंग मी? ये इतना कैसे, मतलब कि इन्होंने किया ये सारी चीज़ें। अब ये कैसे, ये 9/11 अटैक है, ये कैसे रिलेट करेगा इन अलकायदा ओसामा बिन लादेन से या फिर ये तालिबान से? अब ये 9/11 अटैक का क्या रिश्ता है इन दोनों से, तालिबान से और ओसामा बिन लादेन से? अब नेक्स्ट स्लाइड में वही देखेंगे। गॉट माय पॉइंट? अब इस अटैक को 9/11 का नाम दे दिया गया। जो ये अटैक यूएस की धरती पे हुआ था, उस अटैक का नाम क्या हुआ? 9/11। इस अटैक में 3000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। और जब ये अटैक हुआ था ना, इस अटैक का ना अमेरिकन के ऊपर बहुत बुरा असर हुआ, ठीक है। वो हैरान हो गए कि ये क्या हो गया एकदम से। यार हैरानगी तो होती है ना, आप एकदम से बैठे हुए हो और आपके मुंह पे कोई ऐसे चांटा मार के चले जाए, तो ये होगा ना, क्यों भाई, किसने मारा, क्यों मारा, कौन है, ऐसा होता है ना। वैसे ये था कि बंदा आराम से अपना काम कर रहा है पेंटागन बिल्डिंग में या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, एकदम से एक एरोप्लेन आ जाए, ठीक है, एंड वहाँ पे तबाही मचा दे। आपको तो सिर्फ थप्पड़ मारा, तो आपको हुआ कि किसने मारा, किसने मारा, किसने पंगे दिए। यहाँ पे तो बंदे ही मर गए, 3000 बंदे मर गए। तो अमेरिकन को डेफिनेट सी बात है शौक तो हुआ होगा ना। अब ये जो अटैक था ना, ये अटैक ना अमेरिकन को उस टाइम के बारे में याद दिलाता है, ठीक है, जब ऐसा टाइप का सेम अटैक उनके ऊपर पहले भी हुआ था। कब? वॉशिंगटन डीसी 1814 में, कितना पुराना। और दूसरा जो जापानीज अटैक था ऑन पर्ल हार्बर इन 1941, उनको ये अटैक्स
ये जो अटैक हुआ था ये बिल्कुल सेम था किसकी तरह, जो पहले अटैक हुआ था वॉशिंगटन डीसी 1814 में। उनको याद दिलाया कि यार ऐसा अटैक पहले भी यूएस की धरती पे हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, 1814 में, ऐसा सेम फिर हो गया। झटक गए, लोग स्टक हो गए, दिमाग रुक गया कि हुआ क्या भाई एकदम से, ठीक है। अब ड्यूरिंग 9/11 अटैक, अब जब ये 9/11 अटैक हुआ ना, उस टाइम प्रेसिडेंसी थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के। जॉर्ज डब्ल्यू बुश कौन है? जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश के बेटे। जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश जिन्होंने इराक का सद्दाम हुसैन का बुरा हाल किया था जब उन्होंने कुवैत के अंदर सद्दाम हुसैन ने इन्वेजन की थी। तो अब 9/11 अटैक किसके टाइम पे हुआ? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके बेटे के टाइम पे, ठीक है। ये देखो, हु वॉज द सन ऑफ जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश, ये लिखा हुआ है मैंने। जी खुद पहले ही मार्क हो गया। Who was the son of George H.W. Bush? Bush had a very hard views of US interest. अब जो बुश के व्यूज थे ना वो बहुत हार्ड थे, ठीक है। उसके मन में ये था कि वो ऐसे ही नहीं इस अटैक को जाने देगा, मतलब कि यूएस की धरती पे इतना बड़ा अटैक हुआ और वो चुप रह जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देगा। जिन्होंने भी अटैक किया है उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ठीक है। President Bush launched that this entire world is on global war of terrorism, which means the entire world will fight back against terrorism. इसका मतलब यही हुआ कि सारा का सारा वर्ल्ड, ठीक है, टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करेगा। अब देखो, जब उनकी धरती पे अटैक हुआ तो उनको कितना बुरा लगा। इससे पहले इन महाशय रीडर्स का ये कहना था कि ये जो टेररिज्म वगैरह वाले फंडे हैं ना, ये एशियन कंट्रीज में हैं, एशियन कंट्रीज में होते हैं। इट इज़ नॉट सीन इन द वेस्ट, ये वेस्ट में तुमको दिखने को नहीं मिलेगा। पर जब इनकी धरती पे अटैक हुआ तो इन्होंने प्रोक्लेमेशन कर दी, ठीक है, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि दैट द एंटायर वर्ल्ड इज ऑन ग्लोबल टेरर, कि पूरा वर्ल्ड मिल के ये टेररिज्म को ख़त्म करेगा, ठीक है। खुंदक पूरी लगी हुई थी जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश को, ठीक है। तो नहीं सॉरी, एच.डब्ल्यू कहाँ आगे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को, कि ये हुआ तो हुआ क्या, वो भी उनकी धरती पे यूएस के अंदर। तो यूएस की फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी, वो इन जो टेररिस्ट थे ना उनको पता लगाने में कि कौन से टेररिस्ट ग्रुप है जिसने ये गलत काम किया यूएस में आकर, ठीक है, जिसने ये अटैक किया, तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी ना कि जिसके ऊपर भी उसको हल्का सा भी शक था ना, जिसके ऊपर हल्का सा भी शक था कोई भी अरब कंट्री पे, चाहे वो यूएई हो गया या चाहे वो कुवैत हो गया, कतार हो गया, ठीक है, उनको पकड़ पकड़ के ना, ये जो गौतेनामो बे था ना, ये जेल है, ठीक है, ये जेल में पकड़ पकड़ के डाल दी थी। वो जेल कहाँ पे थी? ये जेल क्यूबा में थी, बताया ना, क्यूबा लास्ट टाइम, यूएसए के बिल्कुल क्लोज ज्योग्राफिकली, वहाँ पे पकड़ पकड़ के उनको डाल दी थी। और इस चीज़ के बारे में ना गवर्नमेंट को भी कोई नॉलेज नहीं थी कि अच्छा यूएस फोर्सेस ये कर रही हैं, नेवर सरप्राइज्ड, ठीक है। अब फिर क्या होता है, सुनो, कहानी को एंजॉय करो। अब यूएस क्या करता है, यूएस ना एक ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च कर देता है, एक ऑपरेशन को लॉन्च करता है, एक मिशन को लॉन्च करता है, जिस मिशन का नाम क्या होता है, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम। इस मिशन में क्या था, ये मिशन उन लोगों के लिए बना गया था, ठीक है, उन लोगों को पकड़ने के लिए बना गया था, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पकड़ने के लिए बना गया था जिसने ये 9/11 अटैक कराया है यूएस की धरती के ऊपर। और मेनली किनको पकड़ने के लिए, मेनली अलकायदा और तालिबान रजीम इन अफगानिस्तान। यूएस को पूरा शक था कि इस अटैक के पीछे
अलकायदा मतलब कि ओसामा बिन लादेन या तालिबान का ही हाथ है। समझ गए मेरी बात को? तो ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम वॉज अगेंस्ट ऑल दोज हु वर बिहाइंड दिस अटैक स्पेशली अलकायदा एंड द तालिबान regime इन अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखो, द US and its coalition in order to take the revenge against 9/11 attack from Al-Qaeda। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, US जो इस 9/11 अटैक का बदला लेना चाहती थी, किससे? अल-कायदा से, ओसामा बिन लादेन से, क्योंकि वो अटैक 9/11 अटैक अल-कायदा ने ही कराया था। ठीक है, किसने कराया था? अल-कायदा ने कराया था। The US and its coalition in order to take revenge of 9/11 attack किससे? From Al-Qaeda invade in Afghanistan, वो अफगानिस्तान में चलेगी। ठीक है, अफगानिस्तान में घुस गई क्योंकि उनको लग रहा था कि अल-कायदा का जो लीडर ओसामा बिन लादेन उनको अफगानिस्तान में ही मिलेगा, पर वहाँ पे उसको ओसामा बिन लादेन तो मिलता नहीं, पर वो टॉपल करके आ जाती है, पर वो तालिबान को टॉपल करके आ जाती है, तबाह करके आ जाती है। ठीक है, क्यों? तालिबान को क्यों कराया? तो अब उसने था, अल-कायदा ने। अरे यार, अल-कायदा को सपोर्ट कौन कर रहा था? अल-कायदा को सपोर्ट तालिबान कर रहा था। तो यूएस ने कहा चल अल-कायदा तू नहीं तो तालिबान सही, अभी तालिबान तू आ जा, तू नहीं बचेगा। तो तालिबान को उन्होंने अपने झपेटे में लिया। ठीक है, अल-कायदा वहाँ पे जाके, ठीक है, यूएस और उसकी कोलिजन फोर्सेस अफगानिस्तान में इन्वेड करके तालिबान को टॉपल किया, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड, बच्चे, दैट थिंग इज कॉल्ड अफगानिस्तान वॉर। इसी चीज को अफगानिस्तान वॉर कहते हैं, जब यूएस और उसकी कोलिजन फोर्सेस, ठीक है, यूएस और उसकी कोलिजन फोर्सेस 9/11 का अटैक का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में इन्वेड करती है और टॉपल करके आती है। किसको टॉपल करके आती है? तालिबान रजीम को। उसी चीज को हम कहेंगे अफगानिस्तान वॉर। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अफगानिस्तान वॉर एक बदला था। किस चीज का बदला था? 9/11 अटैक का बदला ले लिया यूएसए ने, और उस बदले को क्या नाम दे दिया गया? अफगानिस्तान वॉर। समझ गए बच्चे? एम आई मेकिंग यू क्लियर? ओके, आई होप आई हैड मेड यू क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यूएस बहुत डोमिनेटिंग है। यूएस ने अपनी इतनी डोमिनेशन दिखाई, थोड़ा ऊपर अपने आप को करूंगी, सॉरी मैं ऊपर नीचे जाती रहती हूँ ताकि आपको स्क्रीन दिख जाए। ठीक है, ओके। यूएस इज सो डोमिनेटिंग। यूएस ने अपनी दहशत कैसे दिखाई? आपको इतने इंस्टांसेस से पता लग गया जो इतना कुछ किया यूएस ने, कभी इराक के साथ, कभी जापान के साथ, कभी तालिबान के साथ। अब एक और चीज को देखना, वो है आपका इराक इन्वेजन। इराक बेचारा फिर चपेटे में आया। पहले आया था 1990s के टाइम पे, ठीक है, जब कुवैत में इन्वेजन की। अब फिर इराक के ऊपर हमला, अब फिर इराक यूएस का निशाने पे है। अब यूएस इज अगेन गोइंग टू टारगेट इराक। क्यों, क्या था, अब सब देखते हैं। मार्च 19, 2003 में यूएस लॉन्च्ड इट्स इन्वेजन इन इराक अंडर द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अब 19 मार्च 2003 को यूएस ने इन्वेजन कर दी इराक के अंदर। ठीक है, और जो इन्वेजन की, ठीक है, जो इन्वेजन की, उस मिशन का नाम क्या दे दिया गया? उस मिशन का नाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम दे दिया गया। ठीक है, और उसके बाद more than 40 other countries joined in US, ठीक है, lead coalition of willing after the UN refused to give its mandate to the invasion। सुनो ध्यान से बच्चों,
इस इन्वेजन में ना, जो यूएस ने इन्वेजन की थी इराक के अंदर 19 मार्च 2003 में, इस इन्वेजन में 40 अदर कंट्रीज, 40 दूसरी कंट्रीज ने भी यूएस को सपोर्ट किया। ठीक है, यूएस को सपोर्ट किया। और हैरानी वाली बात है, वो वही ये सभी अरब कंट्रीज थी जिन्होंने यूएस को सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि उसने सद्दाम हुसैन ने पहले कुवैत पे अटैक किया था, उससे पहले ईरान पे अटैक किया था। अब इन अरब कंट्रीज को डर था कि अभी कहीं दूसरे कंट्री के अंदर फिर से ऐसा अटैक ना कर दे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी वही कंट्रीज यूएस के साथ मिल गई। ठीक है, और इन्होंने अटैक कर दिया इस इराक के ऊपर। ठीक है, पर अब यहाँ पे पते की बात सुनो बच्चे, पते की बात सुनो। इस अटैक करने पे ना, जो ये यूएस इन्वेड कर दी थी ना, और ये जो 40 अदर कंट्रीज मिलके इन्वेड करना चाहती थी इराक पे, इस चीज़ पे ना यूएन ने मना किया था। यूएन ने मना किया है कि यार नहीं, मत करो, यूएस डोंट इन्वेड दैट। अदर 40 कंट्रीज तुम भी यूएस का साथ मत दो और मत इन्वेड करो। ठीक है, पर यहाँ पे फ्रेंड्स सुनो, यहाँ पे जो ये यूएस था ना, यूएस ने यूएन की बात नहीं मानी, उसकी बातों को काटा और तब भी इन्वेड कर गया। कहाँ पे? इराक में। फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हो यूएस की डोमिनेंस। इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात नहीं सुनी एंड इट इन्वेडेड इन इराक। अब ये इन्वेजन की क्यों? बात तो यही आता है कि ये इन्वेजन हुई क्यों। अरे ये इन्वेजन इसलिए हुई थी क्योंकि यूएस को लग रहा था कि इराक कोई ऐसे वेपन्स बना रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इतने ऐसे वेपन्स बना रहा है जिससे पूरी दुनिया, पूरे का पूरा वर्ल्ड तबाह हो सकता है। यूएस को डाउट था। ठीक है, पहला रीज़न ये दिया यूएस ने इन्वेड करने का। दूसरा रीज़न यूएस ने इन्वेड करने का ये दिया कि जो सद्दाम हुसैन है ना, सद्दाम हुसैन जो कि इराक का लीडर है, वो इराक के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करता है, बहुत परेशान करता है। उसको मजाक छकाना है सद्दाम हुसैन को, उसको रोकना है कि तुम ऐसे लोगों को, अपने देश के वासियों को तंग मत करो। ठीक है, तीसरा रीज़न उसने ये दिया कि जो ओसामा बिन लादेन है ना, वो वहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो यूएन ने कहा कि ठीक है, तुमने मुझे ये 3 रीजंस तो दे दिए, बट जहाँ तक बात आई कि इराक इन्वेजन तुम इसलिए कर रहे हो कि पहला रीज़न जो तुमने दिया कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, तो यूएन ने बोला कि यूएस से तुम्हारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसपे तुम कह सको कि इराक ऐसा कुछ कर रहा है। सेकंड बात, जो तुम कह रहे हो कि आपका ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 अटैक कराया था वो वहाँ पे छुपा हुआ है, तो तुमको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यूएस तुम मत जाओ वहाँ पे, जो यूएसए की इंटेलिजेंस फोर्स है ना, उसको काम करने दो, वो देख लेगी, तुमको क्या ज़रूरत है। और जो थर्ड रीज़न तुमने दिया, कौन सा, कि सद्दाम हुसैन अपनी पॉपुलेशन को, वहाँ की जनता को तंग कर रहा है, इराक की जनता को, तो तुम भी उस चीज़ की टेंशन मत लो, वो मैं जो यूएन हूँ मैं खुद देख लूँगा, तुम क्यों इन्वेड कर रहे हो। बट यूएस ने तो बात ही नहीं सुनी यूएन की, उसने सीधा जाके धप्पा कर दिया। ठीक है, आइस पर जो धप्पा होता है ना, इराक में सीधा जाके धप्पा कर दिया। वहाँ पे जब उसे धप्पा किया ना, उसको कोई भी एविडेंस नहीं मिला किस चीज़ का, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, सिंस नो एविडेंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाज फाउंड। ओके, अब बात यहाँ पे ये आ रही है, यूएन ने बोला था ना यूएस को कि तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इराक भी मना कर रहा है कि नहीं है हमारे पास कोई ऐसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मत इन्वेड करो प्लीज़। ठीक है, तो यूएन बेचारा, यूएस ने कहा सुनी। तो जब यूएस को कोई मतलब कि कुछ भी नहीं मिला, क्या इसका मतलब कहीं ये तो नहीं था कि यूएस इन्वेड कर रहा था इराक में, पर क्या पता रीज़न कुछ और हो, इन्वेजन का रीज़न कुछ और हो। कहते हैं ना,
हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, आई एम नॉट, वैसा नहीं कुछ कह रही, मतलब कि मन में कुछ और ही हो, बोल ऊपर से कुछ और है, मन में कुछ और हो। जैसे हम कहते हैं गेस्ट को जी आया नू, वेलकम वेलकम, अंदर से होता है कितों आ गए, क्यों आ गए यार, चंगा बना मैं काम कर रही थी, अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था। अरे अंदर से रीजन तो कुछ और था इस इन्वेजन का। इस इन्वेजन का रीजन ये था कि यूएस वांटेड टू कंट्रोल Iraqi oil fields and install a rule which is friendly to US। और वो वैसा कोई रूल बनाना चाहते थे जो कि यूएस के लिए फ्रेंडली था। फ्रेंड्स, आ गया ना हिडन मोटिव, मन में कुछ और यूएन को कुछ और कह रहे थे। अरे कुछ नहीं था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं था, ये सब यूएस के बहाने थे। असल में वो तो इन्वेड इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो इन इराकी के ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करना चाहता था और एक ऐसा रिजीम लेके आना चाहता था यूएस इराक में जो यूएस के लिए फ्रेंडली हो, जो यूएस को फायदा दे सके। समझ गए फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग मी? आई एम होप आई एम मेकिंग यू क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा बड़ा करूंगी इसको। This invasion of US had led to the loss of life of military personnel of US and civilians of Iraq। इसके वजह से यूएस के सिविलियंस की डेथ हो गई, ठीक है, उल्टा बोलेगी, इस इन्वेजन की वजह से यूएस की मिलिट्री पर्सोनल, मिलिट्री के बंदों की भी डेथ हो गई। बहुत सारे मिलिट्री के लोग मारे गए जब उन्होंने इराक के अंदर इन्वेड किया, और जो नॉर्मल सिविलियंस ऑफ इराक थे ना वो भी मारे गए। क्या फायदा हुआ इस इन्वेजन का? कुछ फायदा नहीं हुआ। इट वाज यूजलेस। अच्छा, एक और चीज बतानी है कि इम्पोर्टेंट है, जो भी ऑपरेशन होते हैं ना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो जब उन्होंने कुवैत के अंदर इन्वेजन करनी थी सद्दाम हुसैन को मजा चकाने के लिए, तो उस टाइम उस मिशन का नाम क्या था? उस मिशन का नाम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आपको पूछ लेंगे कि नेम द मिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस व्हेन इट इन्वेडेड इन कुवैत टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम इन्वेडिंग इन कुवैत, ठीक है। नेम दैट मिशन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इंड्योरिंग, ऑपरेशन इराकी, ठीक है। तो ये सभी ऑपरेशन याद रखो। 9/11 का कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन इंड्योरिंग। अभी इराक इन्वेजन का कौन सा था जो अभी पढ़ा हमने? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, इंडो यूएस रिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंडो रशियन भी रहता है, अब नेक्स्ट मैं वही कराऊंगी आपको। यूएस, अब देखो कैसे इंडिया और यूएस एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं, ठीक है। यूएस ऑब्जर्व्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सेक्टर। इंडिया का टोटल 65% ऑफ जो एक्सपोर्ट है ना वो यूएस को जाता है। मतलब कि इंडिया 65% ऑफ एक्सपोर्ट्स किसको करती है? यूएस को करती है, ठीक है। कैसा एक्सपोर्ट? क्या चीज बेचती है? सॉफ्टवेयर के बारे में या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी इनको चीजें चाहिए, ठीक है, जो भी मटेरियल चाहिए ना वो यूएस को भेजती है, ठीक है। हमारा 65% ऑफ एक्सपोर्ट्स मोस्टली यूएस को जाता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर सेक्टर। सेकंड पॉइंट देखो, 35% ऑफ टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ऑरिजिन। जो 35% जो टेक्निकल स्टाफ काम कर रहे हैं ना बोइंग के अंदर, वो इंडिया के लोग काम कर रहे हैं। 35% जो काम हो रहा है बोइंग के अंदर, ठीक है, वो कौन काम कर रहा है बोइंग के अंदर? 35% लोग जो हैं वो इंडियंस हैं। समझ गए?
15% ऑफ ऑल हाई टेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन्स। जो वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो इतने बड़े हाई टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स हैं ना, ऐसे 15% जो स्टार्टअप्स खोले गए हैं ना, वो इंडियंस और अमेरिकन्स ने मिलकर खोले हैं। कैन यू इमेजिन, कैन यू सी दैट दिस इज हेल्पिंग टू मेक गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इंडिया ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो अकेला यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेगा या अकेले रशिया के साथ। उसने दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए, दोनों से खूब फायदा लिया और फायदा दिया भी है, ठीक है, नाम को फॉलो किया, उसने अपने इंटरेस्ट को देखा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में वी विल सी इंडो रशियन रिलेशन। अब बारी है इंडिया के रिलेशंस देखने हैं हमने दूसरी कंट्रीज के साथ। दूसरी मतलब सिंपल टर्म्स में सिर्फ रशिया के साथ ही देखने हैं हमको इंडो रशियन रिलेशंस। इंडिया और रशिया के बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। रशिया ने इंडिया को हेल्प की है बहुत सारे मैटर्स में, जैसे कि कश्मीर इशू के टाइम। अब कश्मीर इशू क्या है, थोड़ा सा ग्लिम्स दे रही हूँ आपको। हम इंडियंस कहते थे कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानीज कहते थे कश्मीर हमारा है। अब सबको पता होगा आर्टिकल 370 इरोड हो गया, कश्मीर पूरे तरीके से हमारा है। पर पास्ट में कश्मीर को लेके बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है, और इन्हीं लड़ाइयाँ में रशिया ने हमको सपोर्ट किया है। रशिया सपोर्टेड अस ड्यूरिंग दीज वॉर्स when we had a war with Pakistan. Second, एनर्जी सप्लाईज। सेकेंड क्या है, एनर्जी सप्लाईज। रशिया ने इंडिया को और हेल्प भी की है। कैसे? रशिया के पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं और इंडिया ने अपने मिनरल रिसोर्सेज इंपोर्ट कराए हैं। इंडिया इंपोर्ट कराता है मिनरल रिसोर्सेज से। इंडिया किससे लेता है अपने मिनरल रिसोर्सेज? जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, वो लेता है रशिया से, ठीक है। मतलब कि हम रशिया के रेगुलर कस्टमर हो गए इन टर्म्स ऑफ ऑयल। ऐसा नहीं कि हम सऊदी अरेबिया वगैरह से नहीं लेते हैं। शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है, शेयर करते भी हैं, हम भी शेयर करते हैं, वो भी हमसे शेयर करते हैं। किस चीज़ के बारे में? इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। किस चीज़ के बारे में? इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्ड अस टू बैलेंस आवर रिलेशंस विद चाइना। हिस्ट्री गवाह है हमारे कभी भी अच्छे रिलेशंस नहीं रहे, खास करके हमारे दो बड़े बड़े नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, एक पाकिस्तान एक चाइना। आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि हमारा चाइना के साथ भी कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट था अक्साई चीन वगैरह को लेके, आगे पढ़ाऊंगी। अभी के लिए जान लो कि चाइना के साथ रिलेशंस को सुधारने में हमको रशिया ने बहुत हेल्प की। नेक्स्ट, India is the second largest arms market of Russia and gets its most of its hardware from Russia. अब इंडिया अपना ज़्यादा से ज़्यादा ये हार्डवेयर जो है ना, मिलिट्री वेपन्स जो हैं, आर्म्स जो हैं, ठीक है, वेपन्स हैं, वो किससे लेता है? रशिया से लेता है। मतलब कि इंडिया रेगुलर कस्टमर है रशिया का, आर्म्स के मामले में भी और आपका एनर्जी सप्लाईज के मामले में भी। अब देखो लिखा भी हुआ है, रशिया एक्सपोर्ट्स ऑयल टू इंडिया, वी आर द रेगुलर कस्टमर्स ऑफ रशिया। Russia had helped India in setting up various nuclear plants, okay, and other scientific projects. अब रशिया ने इंडिया की बहुत हेल्प की है। कैसे हेल्प की है? बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स को सेटअप करने में इंडिया में, या दूसरे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, चाहे वो इसरो के प्रोजेक्ट्स हो। इसरो पता है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने में या कोई और साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने में हेल्प की है। पैसों से भी हेल्प की है, टेक्नोलॉजी से भी हेल्प की है, ठीक है, अपनी एडवाइस से भी हेल्प की है। एट एवरी एस्पेक्ट रशिया हैड हेल्प इंडिया। So with this,
योर चैप्टर नंबर 2 कम्स टू एन एंड। जो खिचड़ी पकाई हुई थी CBSE ने, वो सभी की सभी खिचड़ी को हमने सॉल्व कर दिया है, एक एक गुत्थी को हमने पढ़ लिया है। अब आपका काम क्या है, MCQs बता रही हूँ, चैप्टर 2 के भी लोड हो जाएंगे आज ही। चैप्टर 1 के MCQs को भी सॉल्व करो, 2 को भी सॉल्व करो, ठीक है। चैप्टर 1 के कल कुछ 70 MCQs लोड हुए थे, आज 45 से 50 MCQs चैप्टर 1 के और लोड हो जाएंगे, ठीक है। 2 के भी अराउंड आपके 150 MCQs होंगे, उसको भी सॉल्व करना, आंसर साथ में गिवन होंगे। अगर कोई भी डाउट हुआ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस बच्चे, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वीडियोस बहुत लंबी बन रही हैं, पर बच्चे अगर स्कोर बढ़िया करना है ना तो हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना होगा। 6 ही चैप्टर्स हैं, अच्छे से करा रही हूँ। एंड आई थिंक कि अगर आप ये वीडियो को 1 या 2 बारी और पढ़ लोगे ना, या एक बारी और लिसन कर लोगे अच्छे से, और उसके बाद अपने नोट्स बना लोगे ना, या इन्हीं नोट्स को अच्छे से 2 या 3 बारी रिवाइज कर लोगे, तो आई एम वेरी मच डैम श्योर आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। यू विल स्कोर वेरी गुड। बट प्लीज़ कतराओ मत कि बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ हैं। दीज लंबी लंबी वीडियोज़ आर ओनली फॉर योर बेनिफिट ओनली, ताकि आप स्कोर कर सकें। अगर बिना वीडियोस पढ़े आप सीधा नोट्स पे जंप करोगे ना, आई गिव यू अश्योरेंस आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इतनी एनर्जी लगाई है, इन्वेस्ट की है, ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई हो सके। बच्चा कुछ भी नहीं आपका छोटा, ठीक है। ओके, आपको अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस की टेंशन मत करो। मोस्ट प्रोबेबली आपका 12 तारीख तक पॉलिटी का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। मेरे तरफ से रेगुलर MCQs भी दे दूंगी मैं आपको, ठीक है। 13, 14 और 15 को मैं आपका टेस्ट लूँगी। आई विल कम लाइव, आई विल ट्राई कि मैं लाइव आऊँ, नहीं तो कोई और टेक को यूज़ करके और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपका मैं टेस्ट लूँगी 3 दिन पॉलिटी का, ठीक है। उसके बाद 15 तारीख से लेके 30 नवंबर तक, 30 नहीं, आप लगाओ 26 नवंबर तक आपकी मैं सोशियोलॉजी का सारा कवर कर दूंगी। आई नो कुछ चैप्टर्स ये हैं, 3 या 4 चैप्टर्स हैं, और वो है भी लंबे, बट आई विल सिंप्लीफाई दोज चैप्टर्स ऑल्सो फॉर यू। और 27, 28, 29 और 30 नवंबर मैं आपके सोशियोलॉजी के टेस्ट लूँगी, ठीक है। डोंट वरी, ये मेरी ड्यूटी है आपको कवर कराना। एंड यस, सॉरी, थोड़ा सा गैप आ गया था वीडियोस के बीच में, 1 तारीख के बाद सीधा अपलोड हो रही है, बिकॉज कंटेंट प्रिपेयर करना है, बढ़िया प्रिपेयर करना है। एक रीज़न वो भी था, एंड दूसरा रीज़न ये भी था कि फेस्टिवल सीजन था। सो सॉरी फॉर दैट। डोंट वरी, आपका 12 तारीख तक पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। 13, 14, 15 को टेस्ट होंगे। 50 to 60 MCQs का मैं टेस्ट लूँगी। ओके, टिल द टाइम, गुड बाय, टेक केयर। जाते जाते एक काम करना है, कौन सा याद है? चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट। ओके।